बैठ गई। यह वही पति था जिसके साथ उसने सुख दुख बांटने का वादा किया था, मगर अब वही उसे घर से निकाल रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने बिना कुछ कहे चुपचाप अपनी गठरी उठाई और घर से निकल गई। गांव के बाहर एक छोटे से झोपड़े में उसने अपना डेरा जमा लिया। वही उसका नया घर बन गया। वहां वह अकेली रहती। कभी कभी गांव के लोग हाल पूछ जाते, लेकिन असल में वह बिल्कुल तन्हा थी। एक रात की बात है। चांद आकाश में पूरा खिला हुआ था। ठंडी हवा बह रही थी। रचना झोपड़ी के बाहर बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह अपने माँ बाप को याद कर रही थी और मन ही मन कह रही थी, पिताजी, आपने कहा था मैं आपके बेटे जैसी हूं। माँ, आपने कहा था मैं आपका सहारा हूं, पर अब आप दोनों ही मुझे छोड़ गए और मेरा भाई, जिसे मैं सबसे ज्यादा चाहती थी, उसे भी मुझे छोड़ना पड़ा। अब मैं किसके सहारे जीऊं? उसी समय उसे अचानक झाड़ियों में सरसराहट सुनाई दी। उसने घबराकर इधर उधर देखा और तभी उसकी आंखें चमक उठीं। उसके सामने वही सांप था, उसका भाई। वह धीरे धीरे रेंगता हुआ उसके पास आया और कुंडली मारकर बैठ गया। उसकी आंखों में वही ममता और वही अपनापन था, जैसे कह रहा हो, बहन, मैं यहीं था तेरे पास, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं गया। रचना की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। उसने कांपते स्वर में कहा, भैया, तू ही मेरा सच्चा भाई है। तू जानवर होकर भी मेरा साथ नहीं छोड़ता। मनुष्य होकर सबने मुझे छोड़ दिया, लेकिन तू हमेशा मेरे पास रहा। रचना की आंखों से आंसू बह रहे थे और वह अपने भाई समान नाग को बार बार देख रही थी। उसका दिल लंबे समय बाद हल्का हुआ था। कई वर्षों के अकेलेपन, तानों और अपमानों के बाद आज उसे वह अपनापन मिला था जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। सांप उसके पास चुपचाप कुंडली मारे बैठा था। उसकी सांसों की हल्की हल्की आवाज मानो रचना को आश्वस्त कर रही थी कि वह अब अकेली नहीं है। दिन बीतते गए। रचना और नाग का यह साथ फिर से मजबूत होता चला गया। सुबह होते ही नाग झोपड़ी के बाहर दिखाई देता और रचना अपने कामकाज में लग जाती। वह लकड़ियां बटोरती, कभी कभी गांव जाकर किसी के खेत में मजदूरी कर लेती ताकि पेट भर सके। शाम को लौटकर वह नाग से बातें करती जैसे वह सचमुच उसका भाई हो। उसकी बातें सुनकर नाग कभी अपनी आंखों से सहमति जताता, कभी फन हिलाता और कभी उसके पास आकर शांत बैठ जाता। धीरे धीरे गांव वालों ने यह देखना शुरू किया कि रचना के पास वह नाग फिर लौट आया है। कोई डर कर दूर हट जाता, कोई हंसकर कहता, अरे, यह वही बहू है जो अपने साथ सांप लाई थी। अब देखो, यह फिर उसी के पास लौट आया। मगर इस बार रचना को किसी की परवाह नहीं थी। उसने तय कर लिया था कि अब चाहे जो हो, वह अपने भाई को कभी नहीं छोड़ेगी। एक दिन अचानक रचना की तबीयत बिगड़ गई। तेज बुखार ने उसे जकड़ लिया। उसका शरीर तप रहा था और वह झोपड़ी के अंदर खाट पर पड़ी थी। उसके पास न कोई दवा थी, न कोई देखभाल करने वाला। नाग यह सब देख रहा था और व्याकुल हो उठा। वह इधर उधर झटपटाने लगा, कभी दरवाजे की ओर भागता, कभी रचना के पास लौट आता, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी बहन की मदद कैसे करे। आखिरकार उसने एक बड़ा कदम उठाया। वह तेजी से झोपड़ी से बाहर निकला और गांव की ओर चला गया। उस रात गांव में अजीब सा सन्नाटा था। सब अपने अपने घरों में सो रहे थे, लेकिन रामकिशोर के घर में हलचल मची हुई थी। रामकिशोर और उसकी मां को कुछ लोगों ने बांध रखा था। दरअसल कुछ लोग उनके घर में घुस आए थे और उन लोगों ने रामकिशोर तथा उसकी मां को रस्सी से बांधकर कोने में डाल दिया था। उसी समय नाग वहां पहुंचा। उसने देखा कि घर के भीतर अजीब सा माहौल है। रामकिशोर और उसकी मां असहाय पड़े थे। नाग के भीतर आग भड़क उठी। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने जोर से फुफकार मारी। उसकी तेज फुफकार से उन लोगों के हाथ कांप गए। उन्होंने देखा कि एक बड़ा नाग फन फैलाए उनके सामने खड़ा है। उसकी चमकती आंखें और डरावनी फुफकार सुनकर वे घबरा गए। उनमें से एक बोला, भागो, यहां नाग आ गया है। सब अपने बोरे और सामान छोड़कर भाग खड़े हुए। नाग अब रामकिशोर और उसकी मां के पास पहुंचा। उसने अपनी पूंछ से रस्सी पर चोट मारी और धीरे धीरे उसे ढीला कर दिया। रामकिशोर और उसकी मां मुक्त हो गए। वे हांफते हुए सांप को देखने लगे। रामकिशोर की मां की आंखें फटी रह गईं। उसने कांपते स्वर में कहा, ये वही नाग है जो रचना के पास रहता था।
रामकिशोर की आंखों में पछतावे की लकीरें उभर आईं। उसे याद आया कि कैसे उसने अपनी पत्नी को मजबूर किया था कि वह इस नाग को छोड़ दे, और आज वही नाग उसकी और उसकी मां की जान बचा रहा था। वह तुरंत नाग के पीछे पीछे चला। नाग ने जैसे इशारा किया हो कि उसके साथ चलो। दोनों ने उसका पीछा किया और जल्द ही वे रचना की झोपड़ी तक पहुंच गए। झोपड़ी के अंदर का दृश्य देखकर रामकिशोर का दिल पसीज गया। रचना खाट पर पड़ी थी। उसका चेहरा पीला और शरीर तप रहा था। उसके पास पानी का घड़ा रखा था, लेकिन वह इतनी कमजोर थी कि घड़े तक हाथ नहीं बढ़ा पा रही थी। रामकिशोर तुरंत उसकी ओर भागा और उसके माथे पर हाथ रखा। उसका दिल कांप उठा। रचना, ये क्या हाल बना लिया है तुमने? उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। रचना ने धीमे स्वर में आंखें खोलकर देखा। उसके सामने उसका पति और सास खड़े थे। उसने विश्वास नहीं किया, पर यह सच्चाई थी। रामकिशोर ने उसकी हथेली पकड़ ली। मुझे माफ कर दो रचना, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए, तुम्हें घर से निकाल दिया, अकेला छोड़ दिया, लेकिन आज मुझे समझ आया कि तुम कितनी सच्ची और नेक हो। इस नाग ने हमें बचाया है और तुमने इसे भाई मानकर सही किया था। कृपया मुझे माफ कर दो। उसकी मां भी पास आकर बोली, बहू, मैंने भी तुम्हें बहुत ताने दिए, पर आज मुझे समझ आया कि तू कितनी पवित्र और सच्चे दिल की है। मुझे माफ कर दे। रचना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से कहा, भैया, हमेशा कहता था कि वह मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। देखो, आज भी उसने हमें जोड़ा है। रामकिशोर ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और कहा, अब तू हमारे साथ ही रहेगी, कोई तुझे कभी घर से अलग नहीं करेगा। नाग चुपचाप खिड़की के पास बैठा यह दृश्य देख रहा था। उसका फन झुका हुआ था, मानो वह अपनी बहन को आशीर्वाद दे रहा हो। कुछ ही दिनों बाद रचना स्वस्थ हो गई और रामकिशोर उसे वापस अपने घर ले आया। इस बार उसका स्वागत खुले दिल से हुआ। उसकी सास ने भी उसे गले लगाया और कहा, अब तू मेरी बेटी है, बहू नहीं। गांव के लोग भी यह देखकर चकित थे। सबकी सोच बदल गई। अब कोई रचना का मजाक नहीं उड़ाता था। सब कहते, देखो, यह वही बहू है जिसने सांप को भाई माना और उसकी सच्चाई के कारण आज उसका घर बस गया। कुछ समय बाद रचना के जीवन में एक और खुशखबरी आई। उसे संतान का सुख प्राप्त हुआ। उसने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। पूरे घर में हर्ष की लहर दौड़ गई। रामकिशोर फूले नहीं समा रहे थे। अब रचना का घर खुशियों से भर गया था। वह अपने बेटे को गोद में लेकर झूला झुलाती। गांव वाले भी अब उस नाग को रचना का भाई मानने लगे थे। कोई उसे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करता था। सब कहते, ये नाग तो रचना का भाई है, इसने उसका साथ हर मुश्किल में निभाया है। और इस तरह रचना का जीवन, जो कभी अकेलेपन और दुख से भरा हुआ था, अब सुख और समृद्धि से भर गया।